मेरी भाभी बहुत चालाक औरत थी। शादी से अगले दिन ही उसने भाई को हम सब के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और जिद करके हनीमून के लिए दुबई चली गई। मेरा भाई दुबई नहीं जाना चाहता था। एक महीने बाद जब वापस आए तो भाभी बिल्कुल अकेली थी। जब हमने पूछा कि भाई कहाँ हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी वो तो मर गया है। कुछ दिनों से भाभी की हरकतें मशकूक नज़र आ रही थी। एक दिन वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती, मेरी जगह तुम मेरी ननंद को ले जाओ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगले दिन तो मेरा नाम राबिया है, मेरा एक ही भाई था और वो भी हम सब की आंख का तारा था क्योंकि हम 4 बहनें थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरे भाई की नौकरी अच्छी थी, वो हम सब का बहुत ख्याल रखता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसने हम सारी बहनों की पढ़ाई भी करवाई थी। अभी आखिरी 2 बहनें पढ़ रही थी। अम्मी ने कहा कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए। हमने अपने भाई के लिए बहुत ही खूबसूरत और चांद सी लड़की ढूंढ ली। हमारे भाभी हमारे ख़ानदान की नहीं थी, बाहर से लेकर आए थे क्योंकि हमारे ख़ानदान में भाई की उम्र में कोई लड़की नहीं थी। सारी की सारी लड़कियां छोटी थीं और मेरा भाई कहता था कि मैं अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। इस तरह मुझे अजीब लगता। हमने इसके लिए जो लड़की ढूंढी थी उसका नाम अल्फाम था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, शक्ल और सूरत से थोड़ी चालाक भी लगती। लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि अब वो लड़कियां नहीं मिलती जो शक्ल और सूरत से भी मासूम लगे और मासूम हों भी। आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं और ऐसे ही होना चाहिए। हमने मासूम लड़की लेकर क्या करना है, समझदार होनी चाहिए, अपना ख्याल खुद रख सके तो इतना ही काफ़ी है। हमें लगा था वो थोड़ी बहुत चालाक होगी, शायद अपनी बात मनवाने वाली, देर से उठने वाली, लेकिन शक्ल की थी और हम चाहते थे कि हमारे भाई को अच्छी लड़की मिले। उसने हमारे लिए इतना किया, हम इसके लिए खूबसूरत की भाई को तलाश कर ही सकते थे। लेकिन हम लोग तो पहले ही दिन ही हैरान रह गए जब उसने कहा कि आप लोगों ने भी अभी तक ये नहीं तय किया कि हमने हनीमून पर कहाँ जाना है। मेरे भाई ने कहा कि हम हनीमून पर अगले महीने जाएंगे। तो इस बात पर वो नाराज़ हो गई और कहने लगी कि यहाँ के लोगों की शादियाँ होती हैं, वहाँ उनकी टिकट बुक हुए पड़ी होती हैं, सुबह सुबह उठकर वो हनीमून के लिए निकल जाते हैं। मैं 1 महीना इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे तो अभी जाना है और मुझे जाना भी अपनी मर्ज़ी की जगह पर है। मेरी माँ ने कहा कि ले जाओ, यही तो दिन होते हैं, फिर उसके बाद कहाँ वक्त मिलता है, इंसान बच्चों में उलझ कर रह जाता है। ले जाओ जहाँ भी कहती है। इस बात पर मेरी भाभी ने कहा कि मैं बच्चों में उलझे वाले नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो अभी ज़िंदगी एंजॉय करना है। मेरी माँ खामोश हो गई। वैसे वो मेरी भाभी की साइड ले रही थी। मेरे भाई ने कहा कि अच्छा बताओ कहाँ जाना है। मेरे भाई का रवैया थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा तल्ख हो गया था। शायद उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी बीवी ने हमारी माँ के साथ इस तरह से बात की। उसने कहा कि मुझे दुबई जाना है। मेरे मुंह से तो चाय बाहर आ गई। हमारे ख़ानदान में आज तक कोई दिन पर हनीमून नहीं गया तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नारायण का गान चले जाते थे, लाहौर चले जाते थे या फिर इस्लामाबाद। इसने तो दुबई का ही कह दिया था। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मेरे कोई सोने की दुकान है, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। मेरी भाभी ने कहा कि आपने तो कहा था कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, सारी ज़िंदगी और कुछ नहीं मांगूंगी, बस यही कह रही हूँ कि मुझे दुबई ले जाओ। मेरी भाई ने ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ने तो नाश्ता भी नहीं किया, कमरे में चली गई और रोना शुरू कर दी। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया और रात का खाना भी नहीं खाया। हम सब उनको बारी बारी मना रहे थे लेकिन वो मान ही रही थी। मेरी माँ ने मेरे भाई को समझाया कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, खाना नहीं खा रही, अगर इसे कुछ हो गया तो वो लोगों को पता चल गया। शादी के पहले हफ्ते में ही लड़की अस्पताल पहुंच गई तो वो उल्टी सीधी बातें करेंगी, क्या कहेंगे हमारे बारे में, और अगर उसने अपने माँ बाप से शिकायत कर दी तो मेरी भाई ने कहा कि मैं उसे कहाँ दुबई ले जाऊँ, सारा बजट ख़राब हो जाएगा, हमारे अगले 4-5 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, तुम बस इसे ले जाओ। उसकी भी अभी अभी शादी हुई थी, बस उसकी पहली फरमाइश समझ कर ले जाओ। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, अपनी बहू का ख्याल कर रहे थे, लेकिन मेरी भाभी इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। ये हमें पहले ही पता चल गया था। मेरी माँ ने मेरे भाई को मना लिया और टिकट का इंतज़ाम भी हो गया। मेरे भाई ने मेरे भाभी को कहा मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अब से तुम ज़्यादा कोई फरमाइश ना करना क्योंकि तुम्हारी पहली फरमाइश ही ऐसी है जिसको पूरे करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल काम करना पड़ेगा, घर वालों को भी अपने खर्च कम करने पड़ेंगे। तो मेरी भाभी ने कहा कि वो लोग तुम खर्चे को कम करेंगे तो अच्छा है, आपने इन लोगों को पालने का ठेका लिया हुआ है क्या? मैं आपकी बीवी हूँ, आपने दस्तखत किए हैं, निकाह नामे पर मेरा ख्याल रखना है आपने, और ये पहली जिम्मेदारी है।
मेरा भाई खामोश हो गया क्योंकि वो बेचारा शरीफ आदमी था। वो क्या बोल सकता था। वो मेरी भाभी को हनीमून पर ले जा रहा था। वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने मजाक में कह दिया कि आपने तो बड़ी दूर का प्लान किया है। अगर कहीं इधर इधर पाकिस्तान में जा रही होती तो हम भी साथ चले जाते। तो मेरी भाभी कहने लगी कि हाँ, तुम भी टिपिकल बहनों की तरह इसी तरह काम कर ले बैठ जाओ कि मुझे भी कोई साथ हनीमून पर जाना चाहे। तुम्हें इतना नहीं पता कि मियाँ बीवी अकेले जाते हैं, उनके साथ कोई नहीं जाना चाहा। ये फिल्म और ड्रामों में मजाक के तौर पर जिस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, इस वजह से ये तुम्हारी जैसी लड़कियों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। मेरी भाभी तो बड़े मुझे थी। मेरी भाभी बाकी बहनों में खामोश हो गई। मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार और मानी जानी थी, लेकिन मेरी भाभी के सामने भी खामोश रह गई। मेरी भाभी ने भी मुझे इशारा किया कि कुछ बोलने का फ़ायदा है। ये है ही ऐसी। मेरी भाभी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर था, बहुत ही ज़्यादा। शायद इनकी खूबसूरती पर, इसके बाद पर नहीं कि वो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी थी। लेकिन आप अपने पिछले घर में जो भी हो, अगले घर में कोई जिम्मेदारी न होती जो आपने निभानी होती। मैंने अम्मी को कहकर आपने अच्छा नहीं किया। इसकी बात मानकर अब वो हमेशा अपनी फरमाइश मनवाया करेगी। मेरी अम्मी का कहना था कि हम जितना हो सकेंगे इतना करेंगे। एक फरमाइश अगर ऐसी कर डालेगी जो नहीं पूरी हो सकती तो फिर नहीं करेंगे। मैंने कहा कि ये भी ऐसी ही फरमाइश थी। कुछ सोचिए, हमारे ख़ानदान में आज तक कोई वैसे भी हनीमून पर नहीं गया और उसने दुबई जाने की फरमाइश कर दी। आप दुआ करें कि खैर से वापस आ जाए, कहीं वहीं पर रहने की न फरमाइश कर दे। मेरी माँ ने कहा कि अब इतनी भी बात नहीं। दिन ऐसे गुजरने लगे। ये लोग 10 दिन के लिए गए थे, लेकिन दिन ज़्यादा हो गए थे। पहले 1-2 दिन तक हमें फ़ोन करके बताने रहे थे सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तो 7-8 दिन से एक फ़ोन नहीं आया था। मेरी माँ ने कहा बस अब तो वापस आने की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन 10 की जगह में दिन गुजर गए। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि ज़रूर भाभी ने प्रोग्राम लंबा करवा लिया होगा, उनका दिल नहीं लग रहा होगा वापस आने का। जितने पैसों का सोच गए होंगे उससे ज़्यादा लगा गए होंगे और हमारे अगले महीनों मुश्किल हो जाएंगे। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, घर में चिल्लाती हो, कुछ ना कुछ कर लूँगी। मैंने कहा कि दाल रोटी तो हम खा ही लेंगे, जहाँ गोश्त पकता था वहाँ सब्ज़ी खानी पड़ेगी। मेरी माँ ने कहा कि तुझे तो खाने की पड़ी थी, लेकिन असल में मुझे खाने की नहीं पड़ी, मुझे कुछ ही और ही सोच रही थी, क्योंकि मुझे मेरी भाभी पर यकीन नहीं था और पहले कहते थे कि शायद कबूलियत का वक़्त होता, या मेरी ज़ुबान ही काली थी कि हमारे ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी भाभी एक दिन वापस आ गई, लेकिन साथ मेरा भाई नहीं था। जब हमने पूछा कि भाई कहाँ है, क्या वो वहीं पर रह गया, तो कहने लगी नहीं, वो तो हमेशा के लिए इधर का ही हो गया। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब। तो भाभी ने हमें ऐसी बात बताई कि हम पर क़यामत टूट पड़ी। उसने कहा कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, वहीं पर मर गया। उसका एक हादसा हो गया और उसकी लाश साथ नहीं ला सके, क्योंकि ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। मैं वहाँ पर अकेली थी। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। हमारे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। हमारा इकलौता भाई था, इस दुनिया में चला गया। हम बहुत परेशान थे। हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि हादसे से ज़िंदगी तो मिजाज हो जाती है। क्या मैंने जानबूझ के हादसे करवाया है? दुनिया में हज़ारों लोग सड़कों पर मर जाते हैं, इसमें किसी की क्या गलती है? और वहाँ पर हमें भी ये सब कुछ हो सकता है। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरे बेटे को लेकर गई थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे हवाले किया था। अगर तुम वहाँ जाने की ज़िद ना करती तो आज मेरा बेटा ज़िंदा होता। अरे तुम्हारा क्या गया, मेरा बेटा तो चला गया, बुढ़ापे का सहारा चला गया, हमारे घर के कमाने वाला चला गया। अब हम क्या करेंगे? मैंने इन 4 लड़कियों को अपने लेकर कहाँ जाऊँगी? और तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम अपने घर चली जाओगी? उसने कहा कि तो नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। हमें लगा कि शायद उसे हमारा एहसास हो गया है, वो हमारे साथ रहेगी और जो कुछ भी होगा मिलकर करेगी। फिर ऐसा कुछ नहीं था, हमारे कोई ऐसा नहीं था। वो पता नहीं इस घर में क्यों रह रही थी। मेरा भाई तो इस दुनिया में चला गया था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर थी। पूरा दिन खाती पीती न थी, नखरे करती। एक दिन कहने लगी कि पराठे के साथ अंडा क्यों नहीं बनाया, और मेरी माँ हैरान थी कि वो ये औरत है जो शादी के पहले महीने में बीवी होगी, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। अभी भी इसको नखरे करने की आदत थी। हम लोग उस औरत पर हैरान थे, हमने ऐसी औरत आज तक नहीं देखी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भाभी बैठी थी और उनको फ़ोन का भी साइड पर ही थी। जब मैं उनके फ़ोन पर दी का नंबर कॉल आने लगी तो मैं हैरान हुई। उन्होंने देख लिया कि मैं देख रही हूँ और उन्होंने फ़ोन उठाया और कमरे में चले गए और वो किसी से बातें करने लगी। उनको हमेशा दुबई के नंबर से ही फ़ोन आता, लेकिन दुबई में कौन था। एक दिन तो मैं उनकी बातें सुनने लगी तो हैरान रह गई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, बहुत कम आवाज़ आ रही थी, रोज़ ज़्यादा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
सब कुछ तो तुमने ले लिया, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं वापस नहीं आ सकती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। पता नहीं कौन था जिससे मेरी भाभी डर रही थी। मेरी भाभी को तो किसी से भी डर नहीं थी, न किस्मत से, न ज़िंदगी से, न मुआशरे से, न मेरे भाई से। उन्होंने मेरे भाई को हमने से चीर लिया। अगर वो ना ले जाती तो शायद मेरा भाई जिंदा होता। हमें क्या पता था कि वो वापस नहीं आएगा। हम तो इंतज़ार में बैठे थे। मुझे तब ही समझ जाना चाहिए था जब हम ये लोग 10 दिन का कहकर पिछले दिन के बाद वापस ना आए। कोई ना कोई हरकत ज़रूर थी। पता नहीं इन सब में किसका कसूर था। पता नहीं वो सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। हम तो अपने भाई को आखिरी दफ़ा देख भी ना सके। हमारे लिए तो अभी ही क़यामत आ गई। अब हमें क़यामत का क्या डर था, लेकिन ये औरत जिसको किसी से भी डर नहीं थी, लेकिन इसको अपने ऊपर बड़ा गरूर था। इसका अपना सारा गरूर उतर चुका था। ये हमारे साथ भी तो अभी अभी लड़ाई झगड़े करती थी, लेकिन असल में बहुत डर रही थी। परेशानियां रहती थी। एक दफ़ा फिर से मैं उसका फ़ोन सुना। वो उस दफ़ा भी मिन्नतें कर रही थी कि कह रही थी कि किसी को उंगली पकड़ाते हुए तो बाजू नहीं पकड़ा लेता है। तुम भी वैसे ही हो। क्या 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 कर दिया तुमने मेरे साथ? अब वो कितना नुकसान करवाओगे? नहीं, मैं वहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। शायद वो इस शख्स से इनको कह रहा था कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी लोकेशन पता करवा लूँगा। मेरी भाभी ने फ़ोन पर ही तोड़ दिया। जब फ़ोन टूटने की आवाज़ आई तो मेरी माँ ने भी सुन ली। वो कमरे में आई, मैं भी उनके पिछले पिछले चले आई। उन्होंने कहा कि आज कल तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं। तुम क्या कर रही हो? क्या फ़ोन तोड़ दिया? क्या चल रहा है? क्या इसका ताल्लुक मेरे बेटे से है? तो मेरी भाभी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। अब वो कभी वाला नहीं आने वाला। और किसी भी चीज़ का ताल्लुक एक मरे हुए इंसान से नहीं होता, क्योंकि वो इस दुनिया से चला जा चुका होता है। मेरे अपने मसाइल हैं। मेरी माँ ने कहा कि अगर तुमने इस घर में रह कर हमारी मदद नहीं की, कुछ भी हो सकता है, चली जाओ यहाँ से। इसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, और वैसे भी हमारी सारी ज़िंदगी में नहीं बैठूँगी, लेकिन अभी नहीं जाऊँगी। आपके बेटे की बीवी बनकर मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मैं अभी जवान हूँ, मैं फिर से शादी कर लूँगी। मेरी माँ तो कानून को हाथ लगा लिया और रोना शुरू कर दिया कि ये किस किस्म की औरत है, इसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं। और इधर हमारा रो रो कर बुरा हाल है, जबकि इस बात में 2 महीने होने वाले थे। भला आप लोगों का गम कोई वक्त के साथ भूल जाता है? क्या कहते हैं कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, लेकिन किसी मामले में ये बात गलत भी साबित हुई थी। हमारा भाई हमारा वाहिद सहारा था, हमारी आंखों का तारा था। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था अब सारी ज़िंदगी वही होने वाला था। हमारे घर के हालात बहुत बड़े हो गए थे। मेरे भाई की कुछ जमा पूंजी थी, वही इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन वो कब तक इस्तेमाल होती? इस दुनिया में मेरी माँ के लिए जेवर बनाए थे, हम बहनों के लिए सोने की बनाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बिकने लगी। जब हमने भाभी से कहा कि आपको भाई ने सूट का सेट दिया था तो वो वापस दे दें, क्योंकि घर के हालात बहुत बुरे थे, तो कहने लगे कि क्यों वापस दे दूं, तुम्हारे भाई ने मुझे दिया था, इसकी आखिरी निशानी है। मेरे भाई ने कहा वो इस दुनिया से चला गया, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, इसकी निशानी को क्यों दिल से लगा बैठी हो? वापस कर दो। क्या करोगी तुम? तुम्हारे तो माँ बाप हैं, तुम तो दूसरी शादी कर लोगी। हमारा तो कोई भी नहीं है। हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे तो हमारे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे। मेरी अम्मी को कहा था कि मैं नौकरी करूं कि क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। मैं नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। जो मुझसे छोटी बहन थी वो इस छोटी बहन थी। इन दोनों ने मिलकर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। मेरे बाबा की ये पेंशन भी आती थी, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा थे और आजकल इतनी महंगाई थी कि गुजारा नहीं होता। बहनों की शादी अभी नौकरी थी। जिन बहनों की पढ़ाई जा रही थी उनकी बहुत ज़्यादा खर्चे थे। हमारा भाई बहुत अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए दूसरी बहनों को पढ़ाई छुड़ाई। अब अगर इनको प्राइवेट कॉलेज से निकालते तो उनका 1 साल ज़ाय हो जाता। लेकिन वो बेचारा कह रही थी कि हमारा बेशक 1 साल ज़ाय कर दो, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हमें गवर्नमेंट के कॉलेज में भिजवा दो, हम वहीं बैठकर पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन मेरी भाभी को किसी बात का एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने तो वो सीट हमें वापस नहीं किया और कहा कि मैं तो वापस नहीं करूँगी। ये किस किस्म की औरत थी? इसने हमारे भाई को न जाने क्या कर दिया। अब हम यहाँ से भी भाभी नहीं रही थी। मेरी माँ कहने लगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो इसकी शक्ल देखकर इसको ले आई थी। सोचता था कि प्यारी सी बहू लेकर आऊँगी, लेकिन भूल ही गई थी जिन लोगों की शक्लें अच्छी होती हैं उन लोगों की नीयत कभी भी अच्छी नहीं होती। मेरी भाभी ने उनसे फ़ोन ले लिया, क्योंकि उनका फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं होता था, और फिर उनसे कॉल आने लगती। एक दिन वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी जब मैं चुप कर सुनने लगी। अब मुझे थोड़ी थोड़ी बातों की समझ आ रही थी। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। काफ़ी देर बाद
کرنے کے بعد انہوں نے جیسے کوئی نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا کہ میری ایک نند ہے، وہ بہت زیادہ جوان ہے، تم اس کو لے جاؤ، میری جگہ اس کے اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گی۔ یہ بات سن کر میرے تو پہلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بھابھی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ میرا سودا کسی کے ساتھ کر رہے گی؟ لیکن ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں بہت زیادہ حیران و پریشان تھی اور خوفزدہ تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی میں بری طرح ڈر گئی۔ میری ماں نے کہا کہ کون ہے کیا پتہ؟ باہر کچھ لوگ آئے تھے، میں ان کو نہیں جانتی ہوں۔ میں نے کہا کہ امی خدا کے لیے دروازہ نہ کھولنا، میں ان کو میرے کمرے میں نہ آنے دینا، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ میری ماں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کیا وہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں؟ بھابھی نے میرا سودا کر دیا ہے، وہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ میری ماں حیران تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ لوگ کچھ اور معاملے پر بات کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے انشورنس کروا رکھی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی انشورنس کے پیسے دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی نے 70 لاکھ روپے کی انشورنس کروائی تھی۔ ہم لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پی جا رہا جیسے جیسے بھی ہوایا بھیا کر کے چلا گیا۔ انہوں نے ہمارے پیسے ہمارے حوالے کیے تو بھابھی سامنے آ گئی اور کہنے لگی میں اس کی بیوی ہوں، پیسے تو مجھے ملنے چاہیے۔ تب میں نے سب کے سامنے یہ بات کر دی کہ یہ کسی سے فون پر ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میری بھابھی بھی پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے کہا کہ کیا کر رہی تھی تم؟ میری بیٹی کا نام کیوں لے رہی تھی؟ ابھی اتنی ہی بات ہو رہی تھی کہ میرا بھابھی کا فون بجا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے فون چھین کر خود بات کرنی شروع کر دی، اور جب میں بات کر کے واپس آئی تو حیران رہ گئی۔ میری بھابھی بھی نہیں، میری بھابھی کو مارا تھا، کیونکہ میری بھابھی نے دبئی میں کسی امیر آدمی کو دیکھا تھا اور اس نے سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس کے ساتھ چکر چلا رہا تھا، اور جب بھائی کو پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے اس نے کسی طرح میرے بھائی کو ختم کروا دیا اور میرے بھابھی وہاں سے کسی طرح بھاگ کر رہ گئی۔ اب وہ کہتا تھا کہ واپس آ جاؤ اور میرے ساتھ زندگی گزارو۔ جب یہ بات حد سے بڑھ گئی تھی تو میرے ساتھ بھابھی نے اس کو کہہ دیا تو نہیں آ سکتی ہو، لیکن اپنی جگہ اپنی نند کو بھیج دو، تم اپنی بندو کو بھیج دو، اس کو آ کر لے جائے۔ یہاں تک میری بات بھابھی نے کرتی تھی۔ میں نے اس انسان سے بات کی، میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ ایسی ہے اور یہ بہت بری ہے اور آپ بے شک آ کر اس کو لے جائیں۔ میں نے اس کو بھابھی بھی کے کمرے کو پتہ اور نمبر دے دیا۔ تبھی تو یہ اپنے گھر نہیں جا رہی تھی۔ اگر کوئی آئے تو یہاں پر آئے، کوئی ڈرامہ یا مصیبت ہے تو اس گھر میں بنے، اس گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ ہو۔ یہ عورت تو ضرورت سے زیادہ چیز چلاتی، اسی سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ پریشان تھی۔ جب آپ کے پیچھے اسی طرح سے باہر کے لوگ پڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی کو دوسرے ملک سے بھی اٹھوا سکتی ہے، تو ظاہر آپ بھی پریشان ہوں گے۔ وہ بھی زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اس آدمی کے پاس بہت پیسے تھے، وہ ایک جگہ پر بیٹھا تھا، ہم لوگ بھی وہاں پر بیٹھے شور دیکھ رہے تھے، لیکن پیسے لٹا رہے تھے، وہ سونے کی چینیں پھینک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ تھوڑی دوستی کر دی جائے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کے بیٹے کی کمائی تو اتنی اچھی نہیں تھی، میں پوری دنیا دیکھنا چاہتی تھی، بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس آدمی کے ساتھ چھوٹا موٹا فلرٹ کیا، شیخ تو ایک ملاقات میں ہی لاکھوں روپے اڑا دیے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ وہ ایک واقعی میرے پیچھے پڑ گیا۔ جب میں نے کہا کہ میرا شوہر ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس نے آپ کے بیٹے کو مروا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بھی پکڑانے کی کوشش کی، میرا پیچھا کیا، میں کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے سارے دن ہم وہیں پر مصروف تھے، تبھی تو ہمیں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ میری ماں نے کہا اپنی بے شرمی کی کہانیاں سنا رہی ہو، اپنے شوہر کو اپنی بے شرمی اور لالچ کی وجہ سے تم نے قربان کر ڈالا۔ تمہارا کیا گیا؟ ہمارا تو بیٹا چلا گیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے اور اپنی گھر چلے جاؤ۔ اب وہ مصیبت میں بھی تمہاری اور ساری عذاب ہے تمہارے۔ اس شخص کو میری بیٹی نے تمہارے گھر کا پتہ دے دیا ہے، وہ وہیں پر آئے گا، تم جانو اور تمہارے ماں باپ جانے، تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ تو چلے گا ان کی بیٹی کیا کرتی پھرتی رہی۔ میری بھابھی میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی ایسا نہ کریں، مجھے وہاں پر نہ بھیجیں، میری ماں کو پتہ چل گیا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی، وہ لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ دینے کی پوری کوشش کی تھی، میں تمہیں بیٹی بنانا چاہتی تھی لیکن تم اس کے قابل نہیں تھی، اس لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ بھابھی کو امی نے گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگوں کو انشورنس کے پیسے مل گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھائی نے انشورنس کروائی ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا، جب ہم سوچتے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہماری بھابھی کے ساتھ کتنا برا ہوا، اتنی سی عمر میں وہ بیچارہ اس دنیا میں چلا گیا۔
अभी उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था और अभी इस ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी को छोड़कर जाना पड़ा गया। हमने उन पैसों से छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया। हमारे घर के हालात अच्छे हो गए, मेरी भी शादी हो चुकी थी। उस बात को 8 साल हो गए थे। बाकी बहनों की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और दोनों बहनों की भी रिश्ते तय हो रहे थे। हमारा घर अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी भाई और हमें का सब कुछ संभाल लिया। मेरा शोहर भी अच्छा था, वो भी हमारा साथ देता था और जो कारोबार हमने उन पैसों से बना लिया उसको भी वही संभालता था। एक तरह से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी को हम किसी तरह लाइन पर तो ले आए, लेकिन कमी है तो हमारे इन पैसों से बनाया है, इसको वही संभालता है। एक तरह से देखा जाए जो हमारी ज़िंदगी को हम किसी तरह से लाइन पर तो लाए हैं, लेकिन कमी है हमारे भाई की, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन है। इसको हुआ बड़ा शौक था हमारी शादियाँ देखने का, हमारी खुशियाँ देखने का, लेकिन वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। मेरी भाभी के भाई की जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसकी बड़ा शौक था हमारे शादियाँ देखने का, हमारी खुशियाँ देखने का, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी भाभी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, क्योंकि उसके बाद से हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली। हमें तो पता चल गया, इसके माँ बाप को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और उन्होंने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। हमारी ज़िंदगी के हालात तो इतने अच्छे हैं, लेकिन हमारा भाई हमसे दूर हो गया और हमें हमेशा बर्बाद कर गया और हमेशा याद आता है। हम हमेशा इसको याद कर रहे थे, इसके लिए दुआएं करते रहे। और अगर लोगों को यही कहना चाहूँगी कि एक औरत कैसे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है, इसलिए अपने घर में किसी भी औरत को बुलाने से पहले इसकी अच्छी तरह छानबीन कर लें, उसको देखें कि वो कैसी थी। आजकल तो शक्लों से ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। हमें भी पता चल गया था, लेकिन हम तो इसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गए थे और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।